श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कि प्रश्न कुंडली के आधार पर किस प्रकार से निर्धारण किया जाए कि जिसके विवाह का प्रश्न आया है उसका जीवन साथी स्वरूप में कैसा होगा। यानी यदि कोई जातक प्रश्न पूछता है, पुरुष जातक, तो उसकी पत्नी स्वरूप में कैसी होगी, अथवा कोई महिला जातक पूछती है कि उसका पति कैसा होगा स्वरूप में, तो उसका विषय आज बताया जाएगा। पहली कक्षा में आपको बताया गया था कि सबसे पहले यह देखना आवश्यक है कि विवाह होगा अथवा नहीं, और जब हम यह देख पाएं कि विवाह होने के योग हैं, प्रश्न कुंडली विवाह का प्रॉमिस बता रही है, तब हम इस पर विचार करेंगे कि उसका जीवन साथी पति या पत्नी के रूप में उसका स्वरूप कैसा होगा। तो आगे देखते हैं ऐसे कुछ योगों को जो हमारी प्राचीन ज्योतिषियों महर्षियों ने तय किए थे प्रश्न कुंडली के आधार पर, विशेषकर ऐसे जातक और जातिकाओं के लिए जिनके जन्म चक्र का विवरण नहीं ज्ञात होता है, तो उनका प्रश्न कुंडली से ही प्रश्नों का निराकरण किया जाता है, समाधान किया जाता है। तो प्रश्न कुंडली के आधार पर ऐसे कौन से योग हैं जिनके आधार पर यह तय किया जाए या निर्धारित किया जाए कि किसी का पति या पत्नी सुंदर होंगे, आकर्षक होंगे, सामान्य होंगे या अन्य प्रकार से किस प्रकार का उनका स्वरूप होगा। तो देखते हैं हमारे ज्योतिषकारों द्वारा रचित और तय किए गए उन योगों को। पहले विचार करते हैं कि कोई महिला जातक पूछती है कि उसके पति का स्वरूप कैसा होगा। तो जो तात्कालिक प्रश्न कुंडली बनती है उसमें हम देखेंगे कि सप्तम भाव का स्वामी जो सप्तमेश होता है और सप्तम नवांश का स्वामी यदि दोनों शुभ ग्रह होंगे तो ऐसी जातिका का पति सुंदर और आकर्षक होगा। इसी प्रकार शुक्र यदि सप्तम भाव में बैठे हो प्रश्न कुंडली में, तो उसका पति सुंदर, उदार प्रवृत्ति और भाग्यशाली होगा। यदि यही शुक्र लग्न में बैठेगा तो स्थितियां विपरीत हो जाएंगी। बुध यदि सप्तम भाव में हो या स्वयं सप्तमेश हो, इसी प्रकार गुरु सप्तम भाव में हो या स्वयं गुरु सप्तमेश हो, या शुक्र सप्तम भाव में हो और स्वयं सप्तमेश हो, एक स्थिति कोई भी इनमें हो और वहां पाप ग्रह का प्रभाव ना हो, तो ऐसी महिला का पति सुंदर, कार्यकुशल और विद्वान होता है। सप्तम भाव से या सप्तम भाव के स्वामी से चंद्रमा का संबंध बनता हो, युति हो, दृष्टि हो, तो ऐसी जातिका का पति सुंदर होगा, स्नेहशील होगा और उसे व्यवहार में मधुर होगा। इसी प्रकार से मकर या तुला राशि में सूर्य और शनि का योग हो जाए, अथवा सूर्य शनि का योग किसी भी राशि में हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसी जातिका का पति सुंदर, धनवान, लेकिन उसकी एक विवाह पहले हो चुका होगा, वह विधुर होगा। यदि परिस्थितियां इनके विपरीत होती हैं कि सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम नवांश का स्वामी शुभ ग्रह नहीं होता है या वहां पर शुभ ग्रह नहीं होते हैं, तो ऐसी जातिका का पति सामान्य स्वरूप का होगा, सुंदर और आकर्षक नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि शनि, मंगल या सूर्य की राशि सप्तम में आती हैं या सप्तम में ये ग्रह बैठती हैं और वहां पर कोई शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होता है, तो ऐसी जातिका का पति सामान्य स्वरूप वाला होगा, वह बहुत सुंदर और बहुत आकर्षक नहीं होगा। उसके स्वभाव में भी मधुरता का अभाव रहेगा,
उसके स्वभाव में उग्रता हो सकती है, क्रोध की अधिकता हो सकती है। यदि सप्तम भाव पर और सप्तमेश पर केवल गुरु, शुक्र या बुध और चंद्रमा का ही प्रभाव हो, युति या दृष्टि के द्वारा पाप ग्रह का प्रभाव ना हो, तो ऐसी जातिका का पति सुंदर, व्यवहार कुशल, आकर्षक और जितेंद्रिय होता है, चरित्रवान होता है। अब दूसरा विचार देखते हैं पुरुष जातक के लिए कि उसकी पत्नी कैसी होगी, प्रश्न कुंडली के आधार पर कैसे निर्धारण करें। तो इसमें हमारी महर्षियों ने बताया है कि सप्तमी शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह के साथ बैठा हो तो उसकी पत्नी सुंदर, आकर्षक और चरित्रवान होती है। यदि यह पाप ग्रह की दृष्टि हो या वहां पाप ग्रह बैठा हो तो उसकी सुंदरता और आकर्षण में कमी आ जाती है। लग्नेश या चंद्रमा सप्तम भाव में हो अथवा सप्तमेश लग्न में या चंद्रमा लग्न में हो तो भी ऐसे जातक की पत्नी सुंदर और आकर्षक होती है। लग्न में शुभ ग्रह हों और तीनों केंद्र पाप ग्रहों से रहित हों और सप्तम में चंद्रमा हो तो ऐसे जातक की पत्नी सुंदर और आकर्षक होगी। केंद्र और त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह हों, किसी पाप ग्रह का योग ना हो तो भी जातक की पत्नी सुंदर और आकर्षक होती है। बृहस्पति यदि केंद्र और त्रिकोण में आ रहा हो, उस पर पाप ग्रह का कोई योग ना बन रहा हो तो ऐसे जातक की पत्नी सुंदर होगी और परिवार का मान वर्धन करने वाली होगी। लेकिन यदि केंद्र और त्रिकोण के गुरु पर या केंद्र और त्रिकोण में बैठने वाले शुभ ग्रहों पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो उसका स्वरूप सामान्य होगा। केंद्र और त्रिकोण यदि पाप प्रभाव में होंगे तो भी जातक की पत्नी सुंदर और स्वरूपवान नहीं होगी। केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रहों पर भी पाप दृष्टि या पाप प्रभाव होगा तो भी वह सामान्य स्वरूप की होगी। चंद्रमा यदि कर्क राशि में हो, किसी भी भाव में बैठे और गुरु सप्तम भाव में हो तो ऐसे जातक की पत्नी सुंदर और स्वरूपवान आकर्षक होती है। उच्च का शनि या अपनी राशि का शनि यदि सप्तम में बैठता है तो पत्नी सुंदर होती है। यदि अन्य किसी राशि का शनि सप्तम में बैठता है तो पत्नी फिर सुंदर नहीं होती है। इसी प्रकार से लग्न में शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो पत्नी सुंदर होगी। लग्न पर पाप ग्रहों का प्रभाव अधिक होगा, सप्तम पर भी पाप ग्रहों का प्रभाव अधिक होगा। सप्तमी पाप ग्रहों की युति या दृष्टि में होगा, चंद्रमा पर भी पाप प्रभाव होगा तो ऐसे जातक की पत्नी भी सामान्य स्वरूप की हो सकती है, वह सुंदर आकर्षक नहीं होगी। इस प्रकार से पति और पत्नी के स्वरूप का विचार प्रश्न कुंडली के आधार पर सरलता से किया जा सकता है। सप्तम भाव, सप्तम भाव का स्वामी, नवांश लग्न का स्वामी और वहां पर सप्तम भाव और उसका स्वामी और कारक, इन पर यदि शुभ प्रभाव होता है, पाप प्रभाव नहीं होता है तो स्थिति उत्तम होती है। यदि वहां पर शुभ प्रभाव नहीं होता है, पाप प्रभाव होता है भाव राशियों का, भाव के स्वामियों का, तो स्थिति विपरीत होती है। जीवन साथी सुंदर या आकर्षक नहीं हो सकता है। यदि प्रभाव मिश्रित होगा, शुभ और अशुभ ग्रहों का दोनों तरह का प्रभाव होगा तो उसके स्वरूप में भी मिश्रित प्रभाव देखने को मिलेगा। व्यवहार में भी उग्रता और मधुरता दोनों देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से हम जो भाव बनते हैं उनके स्वामी और कारक, इन तीनों का विचार करते हुए कि वह शुभ प्रभाव में है, अशुभ प्रभाव में है, अपनी राशि में या उच्च राशि में है, नीच राशि में या शत्रु राशि में है,
पाप पीड़ित हैं या शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि में हैं। इस प्रकार का विचार करके हम किसी जातक के लिए उसकी पत्नी का स्वरूप और किसी महिला जातिका के लिए उसके पति के स्वरूप का निर्धारण कर सकते हैं। आगे के जो अन्य विषय हैं वो आगे की कक्षाओं में लिए जाएंगे क्रमशः। अतः आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।